रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम दूसरा चैप्टर होम्योस्टेसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट, मैन, एनिमल। और इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन में उसका किडनी का पूरा स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा। किडनी का जो मेन बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन, फिर उसका फंक्शन और डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उसमें जो मेन डिसऑर्डर है किडनी स्टोन्स और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आज हम सिर्फ दो टॉपिक करेंगे, इंट्रोडक्शन और होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन लेते हैं कि आखिर ये होम्योस्टेसिस होता क्या है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू स्टे द सेम, यानी सेम कंडीशन में जो है वो मैकेनिज्म का चलते रहना। डेफिनेशन इसकी ये है कि ये अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिजम्स इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन सूटेबल लिमिट, यानी कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हमारे इंटरनल जो इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है एक इक्विलिब्रियम की या एक बैलेंस की हालत में। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? अब इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो उसमें वाटर क्वांटिटी को भी इंक्लूड करते हैं, इसमें एसिडिटी का लेवल भी बॉडी के अंदर क्या है वो भी इंक्लूड है, शुगर लेवल बॉडी का, और डिफरेंट सॉल्यूट जो होते हैं, मिनरल्स की जो क्वांटिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई जानवर हो, और उस ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी इंटरनल इन्वायरमेंट में ही आता है। अब इसमें एक टर्म आपके पास आएगी फीडबैक की भी। एक इस फीडबैक का सिस्टम होता है किसी भी इंडिविजुअल में। तो होम्योस्टेसिस जो है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको रिक्वायर है एक चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म जो कि ऑपरेट हो रहा होता है उस बॉडी के अंदर। ये जो चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म है इसको फीडबैक सिस्टम कहा जाता है। और ये जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि दो तरह के फीडबैक होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव फीडबैक। मैं आपको इंट्रोडक्शन जब समझाऊंगी इसकी तो होम्योस्टेसिस की जो डेफिनेशन है आपको और क्लियर हो जाएगी। तो इंटरनल कंडीशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो होती है वो रेफर करती है इसकी इंटरनल इन्वायरमेंट की। और इसमें आपको देखें मैंने पहले भी बता दिया है कि ये इसमें वाटर क्वांटिटी भी आ रही है, डिफरेंट सॉल्यूट्स भी आ रहे हैं, इसमें बॉडी का टेम्परेचर भी आ रहा है, यानी ये इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर ये तमाम चीज़ें काउंट होंगी। जो प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन होता है बॉडी का उसको रिक्वायर होती हैं तमाम कंडीशन किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पर। तो जो होम्योस्टेसिस होगा वो एक सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, यानी कि एक इसमें एक इस तरह का ये मैकेनिज्म होगा जिसमें जो है वो मेंटेन किया जा रहा होगा इंटरनल इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म का विद इन सूटेबल लिमिट के अंदर ही वो उसको मेंटेन किया जा रहा होगा, यानी बैलेंस रखने की उसको कोशिश की जा रही होगी। यहाँ हमें इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने की क्या ज़रूरत पेश आई है, सबसे पहले ये इसका जवाब आपको देंगे। इसमें देखें एग्जाम्पल इन्होंने ली है टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो डे टाइम में, अब जैसे ये गर्मियों में हीट बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर हाई हो जाता है, 45 तक चला जाता है, तो जो हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर ही विद इन ही एक सर्टेन रेंज के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। एंजाइम्स ही इसमें वर्कआउट करते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका इंटरनल टेम्परेचर जो है इन एंजाइम्स की वर्किंग की वजह से वो जो टेम्परेचर है वो एक लिमिटेड रेंज में रहेगा। क्लियर? ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मेंटेन करेंगे अपना इंटरनल कंडीशन को एक फीडबैक मैकेनिज्म से। अब फीडबैक मैकेनिज्म में ये जो एक डायग्राम दी गई है, सबसे पहले जो है वो रिसेप्टर इफेक्ट करता है किसी भी बाहर के इन्वायरमेंट में चेंज को। सबसे पहले रिसेप्टर जो है वो महसूस करेगा। वो रिसेप्टर जो है वो मैसेज भेजेगा हमारे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर का मतलब है हमारा ब्रेन। अब वहां पर जो है वो करेक्टिव मैकेनिज्म के तहत कुछ ना कुछ जो है वो एक मैसेज भेजा जाएगा
ताकि वो जो एबनॉर्मलिटी या फिर मतलब जो चेंज पैदा होने जा रहा है उसको दोबारा नॉर्मलाइज किया जाए, या फिर एक सेट पॉइंट पे उस कंडीशन को कर दिया जाए, या तो फिर वो कंडीशन डिक्रीज होगी या फिर वो कंडीशन इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो 45 तक जा रहा है, यानी हम हमारे अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट को ही अगर देखें, गर्मी की शिद्दत अगर बहुत बढ़ गई है तो हमारा जो रिसेप्टर, हमारी स्किन जो है वो सबसे पहले इस चीज़ को महसूस करेगी। हमारा जो स्वेटिंग का रेट है, यानी पसीना आने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, और इसके तहत जो हमारा कंट्रोल सेंटर है, ये मैसेज जाएगा इसमें हमारे ब्रेन को, और ब्रेन के से ही जो है वो जो है एक करेक्टिव मैकेनिज्म के तहत जो है वो एक फीडबैक आएगा हमारे पास। अब वो फीडबैक या तो टेम्परेचर को नॉर्मल कर देगा या फिर इंसान जो है वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाएगा। यानी हमारी बॉडी उस गर्मी के जो शिद्दत होती है उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडीज में से जो है वो पसीना खारिज होने लग जाता है। तो या फिर उस इंसान को आप देखें, हर इंसान को हीट स्ट्रोक का जो है वो मसला नहीं होता, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जिन पर हीट स्ट्रोक का जो है वो यानी हीट का इफेक्ट होता है, और उनका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको होम्योस्टेसिस जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस। अब इसमें डिफरेंट इंटरनल कंडीशन के लिहाज से इसमें 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं होम्योस्टेसिस के। नंबर 1 जो है वो है ऑस्मो रेगुलेशन, नंबर 2 है थर्मो रेगुलेशन, और नंबर 3 जो है वो एक्सक्रीशन है। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर जो है वो मेंटेन हो रहा होता है जो है इसमें इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस, यानी देखें इसमें वर्ड ही ऑस्मोसिस का आ रहा है, ऑस्मो आ रहा है यहाँ पर, तो ये इसका लिंक ऑस्मोसिस के ही ज़रिए होगा, और ऑस्मोसिस के प्रोसीजर के ज़रिए ही इसमें इंटरनल वाटर और सॉल्ट को मेंटेन किया जा रहा होगा। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है थर्मो रेगुलेशन का, और ये मेंटेन करता है टेम्परेचर विद इन सूटेबल लिमिट के अंदर, जहां पर एंजाइम जो हैं वो वर्कआउट करते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब किस लिमिट तक ये टेम्परेचर जो है वो राइज कर सकता है, ये इसको कंट्रोल करते हैं, और बिल्कुल उसकी जो हायर वैल्यू होती है उसमें जाने नहीं देते। एक्सक्रीशन में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस है जहां पर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट या फिर एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंस जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो पैदा हो रहे हैं, यानी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और ये गम्स और लैक्टिस, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो प्लांट के अंदर पैदा होती हैं, ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, और इनको इसमें कंट्रोल किया जा रहा होता है। यहाँ एक टर्म है मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट, ये वाली टर्म, इसको देख लेते हैं कि ये मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट क्या है। तो मेटाबॉलिक जो टॉक्सिक वेस्ट है इसका मतलब है कि कोई भी मटेरियल जो कि प्रोड्यूस हो ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म, यानी बॉडी मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है वो एक जो है वो चेन ऑफ रिएक्शंस है, जिसमें 2 तरह का ये जो मेटाबॉलिज्म का जो है वो मैकेनिज्म होता है या रिएक्शन होता है, एक एनाबॉलिक होता है, एक कैटाबॉलिक होता है। तो इसमें जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनेंगी, जो कि मतलब बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल होंगी, और उनका बॉडी से जो है वो रिमूव होना ज़रूरी होगा। तो ये जितने भी यहाँ पर नाम आए हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये जो है वो इंसानों के बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, और इनका बॉडी से जो निकलना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और जो गम और लैटिक्स है ये प्लांट के अंदर जो है वो ये प्रोड्यूस होंगे। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो प्रोसीजर आपने चैप्टर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ दोबारा उसी के बारे में बताया गया है कि जो डे टाइम में जो है फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट्स के सेल के अंदर ये प्रोसीजर हो रहा होता है, यानी वो परफॉर्म कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर अपनी फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और साथ ही लिविंग सेल के अंदर रेस्पिरेशन का भी अमल हो रहा होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो यूटिलाइज हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के भी अंदर,
अब जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो हायर होगा यानी रेस्पिरेशन के मुकाबले में, तो प्लांट को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के ज़रिए मिल रही होगी और वो रिलीज कर रहा होगा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इन द एयर, यानी कि वो स्टोमेटा के ज़रिए जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो रिलीज कर रहा होगा। लेकिन जब ये तमाम प्रोसीजर जो हो रहा है ये दिन के टाइम हो रहा है, रात के टाइम क्या होगा, नाइट में जो होगा, रात में प्लांट जो हैं वो ओनली परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी जो कि रिमूव की जा रही होगी डिफ्यूजन के प्रोसीजर के ज़रिए फ्रॉम बॉडी सरफेस के ज़रिए। ग्रीन प्लांट जो है परफॉर्म करते हैं यही गैस एक्सचेंज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं स्टोमेटा के ज़रिए, और जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं परफॉर्म करते हैं यही गैसियस एक्सचेंज यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम अपने बॉडी सरफेस के ज़रिए। बॉडी सरफेस मीन्स उसमें स्टेम और बाकी पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, अब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर के लिए तो वाटर प्लांट के लिए इंतहाई अहम है, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगर ज़्यादा वाटर जो है अगर जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए या ऑस्मोसिस के ज़रिए प्लांट के लीफ तक पहुंचेगा तो उसको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी हो जाएगा। ये जो प्रोसीजर है वो दो तरीके से होता है, एक प्रोसीजर है ट्रांसपायरेशन का, दूसरा है ग्यूटेशन का। ट्रांसपायरेशन जो है वो है रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। इट अकर्स ओनली एट डे टाइम। ये यानी सिर्फ दिन के टाइम होता है और ये एक रिमूवल है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी वेपर्स की फॉर्म में, और ये होता है एरियल पार्ट, यानी वो पार्ट जो यानी ज़मीन से ऊपर हैं, यानी हवा में हैं, वो पार्ट, उन हिस्सों से ये ट्रांसपायरेशन का, जैसे लीफ वगैरह से ये जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए ही ये प्रोसीजर होता है, यानी उसी स्टोमेटा के ज़रिए ही जो है जो पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो वेपर्स की फॉर्म में जो है वो बाहर पास आउट हो जाएगा। अब ट्रांसपायरेशन की जो है ना, यहाँ पर गिवन नहीं है आपको, लेकिन ट्रांसपायरेशन की जो है वो 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है स्टोमेटल, यानी स्टोमेटा से पानी एक्स्ट्रा निकलेगा। एक होती है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, यानी वो क्यूटिकल से पानी निकलता है उस हिस्से से। और एक होती है लेंटिकुलर, यानी लेंटिकल्स के थ्रू जो है वो पानी एक्स्ट्रा जो है वो रिमूव हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम यहाँ पे ग्यूटेशन का। ग्यूटेशन क्या है? ये रिमूवल ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी इसमें वेपर्स नहीं निकलेंगे, इसमें लिक्विड ही जो है वो पत्तों के ऊपर, देखें ये लीफ दिखाया गया है और इसमें पानी के कतरे जो हैं वो इसके एजेस के मतलब किनारे किनारे पर ये जो है वो दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो इसमें यानी मार्जिन जो होगी ना इसकी, जो मतलब ये जो वेन्स हैं इनकी जो मार्जिन होंगी उन्हीं से ये जो है वो यहाँ पर स्पेशल पोर्स होंगे, उसको हाइड्राथॉड्स कहा जाता है, और यहीं से जो है वो ग्यूटेशन का प्रोसीजर जो है वो अमल में लाया जाता है। It only occurs at night when water pressure is high in leaves। ये जो है हमेशा जो है वो रात के टाइम ही होता है। इस वक्त जो है जो लीफ के अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर बाहर का जो है वो लो हो जाता है। इस वजह से ये जो ग्यूटेशन का अमल है आसान बन जाता है। अब प्लांट जो हैं वो इस प्रोसीजर को करने के लिए, ग्यूटेशन को करने के लिए प्लांट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती हैं और उसका साइज़, उसका स्ट्रक्चर और जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है वो कंट्रोल करता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को भी साथ ही यहाँ पर। ठीक है, आपको ये दोनों जो प्रोसीजर हैं ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन जो हैं अभी क्लियर हो गए होंगे। प्लांट के अंदर जो है वो कुछ सेकेंडरी जो हैं वो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, सम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी वो प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल लेटेक्स, ये रेजन्स एंड गम्स, ये तीनों जो हैं वो प्लांट जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट के जो है वो ये जो है रिलीज़ करता है। ये जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं वो इनसॉल्युबल हैं, यानी कि ये प्लांट के अंदर किसी भी सूरत सॉल्युबल फॉर्म में उसके बॉडी का या उसके सेल का हिस्सा नहीं बन सकती और ये हार्मलेस कंपाउंड्स होती हैं। और सम प्लांट प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ गम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल नीम और कीकर का जो प्लांट होता है या दरख्त होता है, ये चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ दीज आर रिमूव, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो रिमूव होता है स्पेशल पोर्स के ज़रिए जिनको लेंटिकल्स कहा जाता है।
जो कॉनिफेरस प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रेजिन्स लाइक मटेरियल, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि रबर प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है लेटेक्स, जो कि रिमूव होता है स्कार लाइक ओपनिंग से। सम ऑफ दीज कार्निवोर्स प्लांट्स एंड ओकरा प्रोड्यूस म्यूसिलिजेनियस मटेरियल भी प्रोड्यूस करते हैं। यानी कार्निवोरस प्लांट वो प्लांट हैं जो कि इंसेक्ट्स को जो है वो अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे पिक्चर प्लांट है तो उसके अंदर कुछ जो है वो म्यूसिलिजेनियस मतलब कुछ स्टिकी मटेरियल टाइप का भी वो प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स को इजीली कैप्चर कर सकते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड टॉपिक है अब यहाँ पर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अब यहाँ पर जो है वो किसी भी प्लांट को किस मिकदार में वाटर और सॉल्ट की जो कंडीशन है, यानी किस अवेलेबिलिटी है, देखेंगे हम यहाँ वाटर की कितनी है, उसकी बिना पर जो है वो इनको 4 टाइप्स की कैटेगरीज में जो है वो प्लांट को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है इसमें हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 है हेलोफाइट्स, नंबर 3 मीजोफाइट और नंबर जो 4 है वो है जीरोफाइट्स। तो नंबर 1 लेते हैं हम इसमें सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब है वाटर और फाइटा का मतलब आ गया प्लांट, यानी वो प्लांट जिनको वाटर जो है वो वाफिर मिकदार में, यानी फ्रेश वाटर उनको वाफिर मिकदार के अंदर मिल रहा हो, ये जो प्लांट होते हैं। ये देखें यहाँ पर ये हाइड्रोफाइट की जो एग्जाम्पल है उसमें एग्जाम्पल है ये वाटर लिली की, ठीक है। तो इसमें जो प्लांट होगा वो ग्रो करेगा फ्रेश वाटर में, और या तो कम्प्लीटली या पार्शली इन फ्रेश वाटर, टोटली और पार्शली सबमर्ज प्लांट होगा। सबमर्ज का मतलब या तो ये कम्प्लीटली डूबा हुआ होगा या फिर सिर्फ इसके जो लीफ होंगे ये प्लांट के ऊपर हों, मतलब पानी के ऊपर जो है वो तैर रहे होंगे, और उन्होंने अडेप्ट किया होगा अपने आप को फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर विच कैन एंटर इन दिस कंडीशन। यानी अगर देखें वो पानी के अंदर ही हैं तकरीबन पूरे ही, सिर्फ इनका फ्लावर और जो लीफ हैं वो पानी की सतह के ऊपर हैं, तो इन्होंने अपने आप को जो है वो अडेप्ट कर लिया होगा ताकि जो एक्सेस वाटर है, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा मिकदार में वाटर जो है इनकी बॉडी के अंदर प्लांट के अंदर जा रहा होगा, तो वो फिर उसको रिमूव भी आसानी से कर सकें। इसके मेन 3 पॉइंट हैं। ये जो प्लांट हैं इनके अंदर जो हैं वो रूट प्रॉपरली इतनी मतलब वो कंटेन नहीं रखते, है पुअरली डेवलप रूट्स, यानी इनके अंदर जो है वो ट्रू रूट्स जो हैं वो मौजूद नहीं होती। ये दूसरा पॉइंट है इनका, दे हैव ब्रॉड लीव्स, इनके जो लीव्स हैं वो ब्रॉड होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं। इफ पार्शली सबमर्ज, अगर पार्शली सबमर्ज हैं, और हैव स्टोमेटा एट अपर एपिडर्मिस, जैसे एग्जाम्पल है इसकी वाटर लिली, यानी इसमें अगर ये जो लीफ है इसके अंदर जो स्टोमेटा होंगे वो अपर एपिडर्मिस यानी ऊपर वाली सतह पर मौजूद होंगे। इसकी एग्जाम्पल में ये वाटर लिली है। they may have thin and spongy tissues in leaves and stem is totally submerged plant hydrilla। अब इसमें हाइड्रिला का मतलब है टोटली सबमर्ज का मतलब है पूरा का पूरा ही पानी में डूबा हुआ होगा, और पार्शली सबमर्ज का मतलब है यानी आधी से ज़्यादा बॉडी जो है वो पानी के सतह के नीचे होगी और सिर्फ जो लीफ और फ्लावर जो हैं वो पानी की सतह के ऊपर होंगे। जबकि हाइड्रिला वो प्लांट है जो पानी के अंदर टोटली जो है वो डूबा हुआ ही होगा, यानी उसका कोई भी हिस्सा पानी की सतह पर मौजूद नहीं होगा। सेकंड वन है हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब है, हेलोस का मतलब है सॉल्ट, यानी कि ये जो प्लांट होंगे वो ग्रो करेंगे सी मार्शेस में। सी मार्शेस का मतलब है सॉल्टी एरियाज के अंदर या फिर सॉल्टिश वाटर के अंदर। इन सॉल्टी कंडीशन के अंदर जो है वो वाटर मूव हो रहा होगा सेल से, यानी पानी जो है वो बाहर की तरफ आउटसाइड जा रहा होगा, और ये कंडीशन प्लांट के लिए सूटेबल नहीं है। अब पानी को बाहर से प्लांट के अंदर किस तरीके से लाया जाए उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो प्लांट के अंदर डेवलप होंगे। प्लांट जो है वो डेवलप करता है स्पेशल सॉल्ट ग्लैंड्स को, जहाँ पर जो प्लांट है वो स्टोर कर लेता है सॉल्ट इन सॉल्ट ग्लैंड के ज़रिए। और ये जो सॉल्ट ग्लैंड के अंदर सॉल्ट को स्टोर करने का जो प्रोसीजर है वो हो रहा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। प्लांट्स अपोज सॉल्ट टू मूव आउटसाइड फ्रॉम वैक्यूल, यानी प्लांट जो है वो सॉल्ट को वैक्यूल के ज़रिए बाहर जाने जो है वो नहीं जाने देता, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी सॉल्ट जो है वो अंदर ही रहेगा उसके अंदर, ठीक है। Some salt accumulated at surface of leaf which attracts water from air,
जो कुछ सॉल्ट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है उसकी सरफेस पे, यानी किसकी सरफेस पे, लीफ की सरफेस पे, जिसकी वजह से जो है वो वाटर जो है वो एयर के में जो मौजूद होता है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी आसानी से अंदर एंटर हो जाता है। जो ये सॉल्ट ग्लैंड में सॉल्ट स्टोर करने का जो प्रोसीजर है ये मेनली इनकी रूट्स में हो रहा होता है। क्लियर है। अब हम चलते हैं मीजोफाइट पे। मीजोफाइट जो है इसमें प्लांट ग्रो हो रहा है मॉडरेट वाटर कंटेनिंग सॉइल में, या देखें एग्जांपल में आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाटर कंटेनिंग सॉइल है। दे विल हेल्प डेवलप फॉलोइंग करेक्टर, इसमें ये कुछ करेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। दे हैव डेवलप रूट सिस्टम, इनके अंदर एक बाकायदा एक अच्छा रूट सिस्टम होता है। विच डू नॉट ग्रो वेरी डीप, ये ज़्यादा डीप यानी ये अंडरग्राउंड ये ज़्यादा डीप नहीं जाता वो सिस्टम। और दे हैव मॉडरेट साइज लीव्स, उसमें जो लीव हैं वो मॉडरेट साइज के होते हैं, ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं। सबसे लास्ट वन है वो है जीरोफाइट्स। प्लांट ग्रो इन सॉइल ऑफ लो वाटर क्वांटिटी, यानी प्लांट इसमें जो हैं वो जो ग्रो होंगे वो लो वाटर क्वांटिटी के अंदर होंगे, जैसे कि डेजर्ट वगैरह में, और या फिर स्टीप स्लोप्स के ऊपर, या फिर हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। टू कंजर्व वाटर एंड एब्जॉर्ब प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर दे डेवलप फॉलोइंग करेक्टर। अब उनको जब मतलब ऐसी जगह पर वो ग्रो हुए हैं जहाँ पर वाटर की जो है वो क्वांटिटी कम है, तो उनके अंदर कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स पैदा होंगी जिससे वो वाटर के अमाउंट को होल्ड करके रख सकें। तो दे हैव वर्टिकली ग्रोइंग डीप रूट सिस्टम टू एब्जॉर्ब प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं इनका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत डेवलप होता है, और वो जो है मतलब ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड जो है वो दूर दूर तक फैला हुआ होता है, ताकि वो जो डीपली अंदर ज़मीन की तह में जाके वो पानी को हासिल कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। दे possess thick waxy cuticle over epidermis to conserve water। अब उनका जो ऊपर का सबसे जो आउटर लेयर होगा उसमें वैक्सी क्यूटिकल मौजूद होगी, यानी एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल मौजूद होगी जो कि पानी को ट्रांसपायरेशन के थ्रू एवापोरेट होने से रोकेगी यहाँ पर, यानी इस तरह पानी जो है वो कंजर्व मतलब उसके पास जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन के लिए पानी जो है उसके पास स्टोर रहेगा। दे हैव शॉर्ट साइज लीव्स, उसके जो लीव्स होते हैं वो शॉर्ट साइज होते हैं और मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइन्स यानी कांटों में, और जिसकी वजह से जो वाटर लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है, और बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टोमेटा। इसमें जाहिर सी बात है जब लीफ का एरिया ही बड़ा नहीं होगा, साइज उसका शॉर्ट हो गया है, तो उसमें स्टोमेटा भी फिर कम होंगे, तो फिर जो पानी का रिमूवल है जैसे ट्रांसपायरेशन के थ्रू, वेपर्स के थ्रू जो पानी जो है बाहर जो है रिमूव होता है वो भी फिर कम हो जाएगा। सबसे लास्ट पॉइंट है इसका, Some xerophytes has special parenchyma cell in stems। इसमें कुछ स्पेशल parenchyma cells होते हैं स्टेम में, where they store water, वहाँ पर ये आसानी से वाटर को स्टोर कर लेते हैं। This makes the stem soft, इसकी वजह से स्टेम सॉफ्ट हो जाता है, wet और juicy, called succulent ऑर्गन्स फॉर एग्जाम्पल कैक्टी, यानी कैक्टस के प्लांट के अंदर जो है वो ये आपको ये तमाम की तमाम जो मॉडिफिकेशन है वो नज़र आएंगी। आई होप आज का लेक्चर आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने सबसे पहले होम्योस्टेसिस किया, उसके बाद हमने इंटरनल एनवायरनमेंट की और फीडबैक की जो है डेफिनेशन देखी, और लास्ट में हमने इसके जो है वो 3 जो एस्पेक्ट्स थे होम्योस्टेसिस के, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिक वेस्ट की भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, और इसके लिहाज से पानी की अवेलेबिलिटी के लिहाज से हमने प्लांट की 4 कैटेगरीज देखी।